नमस्कार, एबीपी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है महायुद्ध, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है। दोनों बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है मेरे सहयोगी जिया शर्मा। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। जिया, कोई बड़ी खबर आ रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए प्रीति, लगातार रूस की जो बमबारी है वो जारी है। मिसाइल अटैक रूस कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो वो सिविलियंस हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये कि यूक्रेन के ओख्तिर्का में रूसी बमबारी में 6 की मौत हो गई है। इसके पहले आपको बता दें कि यूक्रेन में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 240 तक पहुंच गया है। मरने वालों में एक 7 साल की मासूम भी मौजूद है। सूमी प्रांत का शहर है ओख्तिर्का, लेकिन यहां पर जब रूसी बमबारी हुई तो 6 लोगों की मौत हो गई। कीव से करीब 350 किलोमीटर दूर है जहां पर ये क्षेत्र है जहां हमला हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 7 साल की मासूम भी इसमें शामिल है। अभी तक का आंकड़ा अगर हम बताएं प्रीति अपने दर्शकों को तो 240 ही हो गया है। साथ ही कुछ देर पहले 10 ग्रीस नागरिकों की भी मौत हुई थी इन बम धमाकों में। प्रीति, बहुत शुक्रिया जिया इस तमाम अपडेट के लिए। लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन में क्या हो रहा है, सीधा उसी का रुख कर लेते हैं। चलते हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही तमाम विशेषज्ञों के साथ भी हम लगे रहेंगे लगातार इस विश्लेषण के लिए। लेकिन प्रणय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे बताइए कि आज ताजा हालात क्या हैं यूक्रेन की राजधानी के। कल से ही घेराबंदी चल रही है कीव की, लेकिन आज किस तरह का माहौल है और क्या लेटेस्ट अपडेट है ग्राउंड जीरो से? प्रणय, लगता है प्रणय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे किस तरह से ये बैटल ऑफ कीव में अब तब्दील हो गई है। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्हीं से बात कर लेते हैं। एम्बेसडर वोरा, कल भी हम आपसे जब बात कर रहे थे तो चर्चा इस बात पे चल रही थी कि यहाँ से युद्ध विराम की ओर कैसे बढ़ा जाएगा। आपका ये मानना था कि इसका जो ओनस है, इसकी जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं ज्यादा यूक्रेन के प्रेसिडेंट पर है, जेलेंस्की पर है। लेकिन लग रहा है कि दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं, सब अपनी ही शर्तों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जब कभी जंग होता है तो सबसे पहली मौत होती है सच्चाई की। सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं कई ऐसे देशों में आपका राजदूत रहा हूं जहां पर जंग हुआ है, मोस्ट रिसेंटली सूडान में। ये कहते हैं, ये यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है, हमने 4000 रशियन सोल्जर, क्षमा कीजिए, मार दिए हैं, इतने टैंक उड़ा दिए, इतने जहाज गिरा दिए, पत्थर फेंक फेंक के उन्होंने गिराए होंगे, बिकॉज उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, कंप्लीटली डिग्रेडेड एंड एलिमिनेटेड। 1971 में बांग्लादेश के ऊपर हमने टोटली एलिमिनेट कर दिया था दुश्मन की एयरफोर्स को, तब आसानी से कब्जा कर पाए। मेरा जो असेसमेंट है इस समय, और मैंने बदला नहीं है, हाल ही में जो मीटिंग हुई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें हमने एब्सटेन किया था, पहली बार मैंने देखा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस तरह की रेजोल्यूशन में इंटेग्रिटी ऑफ अ कंट्री, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं। क्या हुआ था जब लिबिया में की बात की थी आपने, क्या हुआ था इराक की बात की थी, क्या हुआ था अफगानिस्तान, उस समय ये प्रिंसिपल्स नहीं थे। अब इन्होंने स्वीकार किए हैं जो हमेशा भारत कहता रहे। दूसरी चीज क्या होने वाला मैं बता देता हूं। जहां तक मुझे खबर मिली है, मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था यूक्रेन में, उन्होंने ये कहा है कि बहुत तेज अफवाह है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की इस समय कीव में नहीं है, छोड़ के कहीं चले गए हैं। दो जो मेन फाइटर्स हैं, एक तरफ रशिया, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन, दोनों उससे कह रहे हैं भाई तू देश छोड़ के चला जा। दोनों की सहमति है। क्या होगा? एक ये चले जाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी जो प्रो मॉस्को थी, जैसे 2014 तक थी उनकी सरकार, और वो कहेंगे हमने संविधान में रखा है नेटो, हमने संविधान से निकाल दिया, हम कभी नहीं जाएंगे। नेटो भी बोलेगा चलिए छोड़िए, 50 साल के बाद हम बातचीत करेंगे। और तीसरी चीज मैं बता देता हूं, सीज फायर। नहीं, दबाव तो यही है जेलेंस्की पर, लेकिन मैं कर्नल दानवीर से भी इसके बारे में डिस्कशन करूंगी। लेकिन पहले मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूं कि मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास चलें, जो कि वॉर जोन में है, यूक्रेन की राजधानी से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, आपको आवाज आ रही है तो बताइए कि आज चौथे दिन युद्ध के किस तरह का माहौल है और क्या लेटेस्ट अपडेट है?
देखिए प्रीति, आज भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लगातार कीव के इर्द गिर्द धमाकों की आवाज आ रही है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं कि दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है राजधानी कीव का, यानी जिस जगह पर हम हैं वहां से करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर भयानक लड़ाई चल रही है। और ये वसीली कीव एयरबेस है कीव का, जो कि एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक बेस है, उसके को कब्जाने के लिए लड़ाई चल रही है। बीते 24 घंटों से ये काफी भीषण लड़ाई चल रही है उसको वसीली कीव एयरबेस के आसपास का इलाका, और ये सबर्ब का इलाका है, यानी राजधानी कीव के का बाहरी हिस्सा है, और इस समय वहां पे लड़ाई चल रही है। इसके अलावा जो आसपास के कई इलाके हैं, यानी एक तरीके से रशियन फोर्सेस की कोशिश है कीव को चारों तरफ से घेरने की, और खास तो अब पश्चिमी जो हिस्सा है उसकी तरफ से भी आक्रमण अब शुरू हुआ है। हालांकि जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने दावा किया है कि ये हमला भी नाकाम हुआ है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि अब जिस तरीके की लड़ाई की प्लानिंग की जा रही है उसको अगर मैं आपको बता सकूं कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उन्होंने तमाम नागरिकों से कहा है जो कीव में रहते हैं कि आपको जो साधन मिले, जिस भी तरीके से मिल सके, चाहे आप साइन बोर्ड्स को हटा सकें, चाहे टायर्स जला सकें, जहां मिल सकता है वहां पे ब्लैक स्मोक क्रिएट कर दीजिए, डिसइंफॉर्म करिए, लेकिन एनिमी को अंदर नहीं दाखिल होने दीजिए। इस तरीके से नागरिकों को भी कहा गया है, लोगों को कहा गया है। और जिस मोल्टोवा जब बॉम्ब्स होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए लोगों को कहा गया है। मोल्टोवा बम कहा जाता है, एक तरीके से पेट्रोल बम होता है ये, तो ये पेट्रोल बम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर जंगल में आपको जाते हुए दिखें तो आप जंगल में आग लगा दीजिए। तो इस तरीके की लड़ाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। नागरिकों को देशभक्ति का हवाला देकर उत्साह जरूर रहे हैं जेलेंस्की, लेकिन प्रणय मुझे एक अपडेट आपसे चाहिए जिसका जिक्र एम्बेसडर वोरा भी कर रहे थे कि जेलेंस्की पर लगातार ये कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन में है ही नहीं, राजधानी छोड़कर भाग गए हैं। क्या उसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार हमने जितने भी सोर्सेस से, यूक्रेनियन सोर्सेस से बात की, उनका कहना है कि राष्ट्रपति देश में ही हैं, वो सुरक्षित हैं और वो प्राइम टारगेट हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रखा जा रहा है। और साथ ही वो कमांड और कंट्रोल के जितने भी अधिकारी शामिल हैं इसके अंदर, उनके साथ टच में हैं, और इसीलिए वो फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं या किसी पब्लिक जगह पे वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये यूक्रेन का दावा है। कल तक तो वो सामने नजर आ रहे थे। एम्बेसडर वोरा, आपने भी देखा था कि इन दावों के बीच वो लगातार अपने सेल्फी वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे, और रूस ये कह रहे थे, रूस ये कह रहा है कि वो देश छोड़कर चले गए हैं, आप भी यही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेशन है, एज अ डिप्लोमैट आप क्या पिक कर रहे हैं, हो क्या रहा है वहां पर? मैंने ये नहीं कहा कि देश छोड़ के चले गए हैं, मेरा कहना था कि वो कीव छोड़ के चले गए हैं। कल जो खबर आ रही थी कि वो रोमेनियन बॉर्डर पे हैं, क्योंकि रोमेनिया भी बड़ा इस समय एक्टिव हो रहा है, नेटो का मेंबर है, एटसेट्रा। बहुत आवश्यक है, अगर बर्बादी बचाना चाहते हैं, कि छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मैम तब जो है युद्ध विराम बहुत आसान हो जाएगा। शायद उनको चर्चिल की स्पीच याद है 1940 की, जब जर्मनी का हमला हो रहा था, हम सड़क पे लड़ेंगे, खेत पे लड़ेंगे, पहाड़ पे लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये आजकल नहीं चलता। आज असली चीज उसको समझनी चाहिए। जान माल का नुकसान अगर बचाना है तो प्लीज, अमेरिका आपसे कह रहा है जाइए, रूस कह रहा है जाइए, चले जाइए, अपनी ईगो को त्याग दीजिएगा। ही इज अ यंग फेलो, ही इज नेवर बीन अ पॉलिटिशियन, स्टैंड अप कॉमिक एक्टर थे, इनको चले जाना चाहिए। जिसके साथ ये पंगा ले रहे हैं वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। एम्बेसडर वोरा, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि इस वक्त बेहतरी यूक्रेन के नागरिकों की इसी में होगी कि वो देश छोड़कर चले जाएं जेलेंस्की, और युद्ध विराम कहीं ना कहीं उसको मौका मिल जाए। दिबांग, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में जिस तरह से जेलेंस्की सामने आए हैं, उनकी तारीफ भी खूब हो रही है कि वो डटकर सामने खड़े हैं पुतिन जैसे नेता के सामने, रशिया जैसे बड़े देश के सामने। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेलेंस्की को ये बड़ा मौका लगता है कि खड़े रहिए, डटे रहिए, जरूर मार पड़ रही है, लेकिन लोगों को इंस्पायर करते रहिए। और हम देख रहे हैं किस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं देश, लेकिन जो नौजवान हैं वो वापस लौट रहे हैं। हमने, जैसा कि आज मैंने सुबह बताया था, कि जर्मनी ने भी कहा है कि वो अब उनको स्ट्रिंगर मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स देंगे, और भी देश उनको दे रहे हैं। तो इस समय वो उस मूड में हैं, उसको वो भांप रहे हैं और उसी तरफ वो खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि उसी तरफ वो खड़े रहेंगे। देखिए, हर बार जब भी इस तरह की आपदा होती है तो कुछ नए चेहरे सामने आते हैं। इस लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे इस समय वही दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आज मेरे ख्याल से कर्नल दानवीर, जी दिबांग, कर्नल दानवीर ये बताइए कि जेलेंस्की के नजरिए से देखा जाए तो इस वक्त वो अपने देश को बचाए हीरो बनकर, या जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में सैक्रिफिशियल लैम्ब, अपनी कुर्बानी दे दें और लोगों को मौका दें कि वो उनका जीवन वापस नॉर्मल हो जाए? देखिए, लास्ट स्टैंड है, और जैसा कि सर ने पहले बताया कि आपका मरना तय है, आप कैसे मरना चाहते हैं। विजयी
और एक संघर्ष करते हुए मरना चाहते हैं या बुज़दिल की तरह हथियार डाल के और फिर मरना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो वो अपना रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। इसमें थोड़ा इतिहास को भी थोड़ा देखिए, इमेजेस याद करिए कि अशरफ गनी का क्या स्टांस था काबुल के गिरने से पहले, और सद्दाम हुसैन का क्या स्टांस था विजुअल, जब वो सद्दाम हुसैन बगदाद के अंदर मुट्ठी ऊपर करके और अपने लोगों को हौसला अफजाई कर रहे थे, उसके 5-6 घंटे के बाद वो अंडरग्राउंड। लेकिन आखिर में हुआ क्या? तस्वीरें वो आई जब उन्हें बंकर से खींचकर निकाला गया। ज़ेलेंस्की क्या वो चाहते हैं? यूक्रेन का क्या होगा? तो वो जो आप जो सेल्फी वीडियो देख रहे हैं, 30 सेकंड में लौट रहे हैं और जल्द ही अपने दर्शकों को ये तमाम अपडेट्स अपने एक्सपर्ट्स के साथ देते रहेंगे। लगातार यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री का भी अब बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा हमला उन्होंने बोला है। 2 घंटे में कीव पर कब्जा करने वाले कहां गए? यूक्रेन ने कहा है ये बड़ी खबर। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, यूक्रेन भी पूरे जोश और जज्बे के साथ लड़ रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पुतिन रशिया जैसे देश के सामने यूक्रेन खड़ा है। और अब रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2 घंटे में कीव पर कब्जा करने वाले कहां चले गए। जी बिल्कुल, और इसी दावे को लेकर मैं एक बार फिर से एम्बेसडर वोरा का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस बात का लगातार एम्बेसडर वोरा डिस्कशन ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी युद्ध रणनीति है कि कीव पर कब्जा करना तो हमारा मकसद है ही नहीं, चारों तरफ से हम घेरेंगे और फिर उसके बाद दबाव बनाएंगे ज़ेलेंस्की पर कि या तो वो बाहर आके सरेंडर करें या फिर देश छोड़ के चले जाए। क्या उसी रणनीति की तरफ बढ़ रहा है रशिया? अगर वो चाहते तो अभी तक कीव को बर्बाद कर सकते थे, क्योंकि पूरी एयर सुपीरियॉरिटी, एयर डोमिनेंस है, उन्होंने नहीं किया है। वो काबू नहीं करना चाहते, वो हमला कीव को अपने पक्ष में या उसको हड़प नहीं करना चाहते, उसको ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी जो वो कर रहे हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए, पुतिन साहब ये कहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सोवियत संघ का जो सक्सेसर है रूस, रशियन फेडरेशन, उसके सर्वाइवल के लिए। अगर कीव में बस जाते हैं तो फिर ये ऑक्यूपेशन फोर्स हो जाएंगे, जो अफगानिस्तान में आपने अमेरिका को देखा था, तालिबान को ठोक के भगा दिया, फिर बैठ गए 20 साल वहां पे, फिर ऑक्यूपायर हो गए। पुतिन साहब ये नहीं चाहते, ये इनका इरादा नहीं है। चाहते क्या है कि ये चला जाए मैम, और कोई दूसरी सरकार बने, इंटरिम गवर्नमेंट, जो हथियार उनके सामने टेके ना, लेकिन सीज फायर अग्रीमेंट साइन करे और आगे क्या होना है वो तो देखिए, यूक्रेन के रक्षा मंत्री कितना भी उकसा ले, प्रदीप सिंह जी आपको यहां लाना चाहूंगी, यूक्रेन के रक्षा मंत्री जो है कहां चले गए? वो जो कह रहे थे कि 2 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेंगे, कह के उकसा रहे रशिया को, लेकिन वो भी समझते हैं कि इन्वेजन फोर्सेस बनने का जो एक लेबल है वो नहीं चाहता है रशिया इस वक्त। अब वो नहीं चाहता, लेकिन ये भी उनको समझना चाहिए कि यूक्रेन वियतनाम नहीं है। लड़ रहे हैं आप सोचिए कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, या यूक्रेन के बारे में सोच रहे हैं। जिस युद्ध का नतीजा पहले से मालूम है, सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा, उसमें अगर आप इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं, लंबा खींचते हैं, तो किस कीमत पर? यूक्रेन को उससे क्या मिलेगा? यूक्रेन के नागरिकों को क्या मिलेगा? अगर उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, उनके शहर नष्ट हो जाते हैं, तो दरअसल हासिल क्या होगा? प्रोफेसर अभय दुबे, हासिल किसको क्या हो रहा है इस लड़ाई से? लगातार इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि पहले तो खूब निंदा हुई पुतिन की भी इस बात पर कि उन्होंने आखिर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया महामारी से बस जूझ ही रही थी, निकल ही रही थी, उन्होंने एक महायुद्ध शुरू कर दिया। अब क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? अगर ये 2 बड़े राष्ट्रों के बीच की लड़ाई थी, तो यूक्रेन जो है वो बलि का बकरा बन रहा है बीच में। देखिए, अभी दीपक साहब ने जो बताया, मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सही जगह अपनी उंगली रखी। पुतिन यही चाहते हैं कि कीव में मास्को समर्थक सरकार बने, मास्को समर्थक सरकार बने, वो अंतरिम हो या बाकायदा वहाँ चुनाव आयोजित किए जाएं, प्रायोजित किए जाएं और उसके बाद से सरकार बने। लेकिन दरअसल उनका जो फौरी लक्ष्य है वो यही लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, जो जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अभी लापता है, इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे? क्या वो उस छोटी सी बात कहूंगा, क्या उस समय के बारे में सोच रहे होंगे जब उन्होंने नाटो और अमेरिका के भरोसों पर भरोसा किया? वो सोच रहे होंगे अगर ये भरोसा न करते, तो और वो के साथ भी हुआ पुतिन के साथ में एक समझदारी जाए तो। प्रोफेसर अभय दुबे, मैं लौटूंगी आपके पास, जिया के पास एक बार फिर से मुझे जाना होगा, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, बड़ी खबर एक और युद्ध क्षेत्र से बता देते हैं। यूक्रेन के वोलिन में रेड अलार्म बजा दिया गया, यानी कि खतरे की घंटी बजी है। रेड अलर्ट लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जारी किया गया है और अब खतरे का सायरन बजा है। कीव की अगर हम बात करें तो रात भर सायरन ऐसे ही बजते रहे। कीव से करीब 400 किलोमीटर दूर है वोलिन, जहां पर ये
रेड अलर्ट कहीं ना कहीं जारी किया गया है, खतरे की घंटी सायरन बजा दिया गया है। रिव और लुत्सक में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, खतरे की घंटी यहां पर भी बजी कुछ देर पहले। आपको हमने बताया, साथ ही लोगों से यह कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। कीव के भी जो लोग हैं वो शेल्टर्स में जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशंस का सहारा ले रहे हैं, चर्च में छिप रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल, लोग चर्च में जा जाकर छिप रहे हैं और ये सायरन बजने का सिलसिला है जो लगातार जारी है, ना सिर्फ उन इलाकों से जो राजधानी से दूर हैं, लेकिन राजधानी में भी लगातार ये सायरन सुनाई दे रहे हैं। जी हाँ, कुछ और खबरों के साथ। बिल्कुल, तो युद्ध पर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी अपने दर्शकों को एक बार हम बता देते हैं कि वो कौन से सवाल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है, सवाल यही सबसे बड़ा कि अंजाम क्या होगा। अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला क्यों छोड़ दिया? पहले भी इस पे हम बात कर रहे थे कि जेलेंस्की पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके साथ कोई नहीं है। अमेरिका जो कि लगातार पुश कर रहा था वो भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन को अकेला छोड़ने के लिए अब जो लगातार यूक्रेन संघर्ष कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है, क्या शांति बहाली में भारत की अब बड़ी भूमिका होगी? क्योंकि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री से भी बात की है। यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूस अब क्या करने वाला है, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि पुतिन के मन के अंदर क्या है। लगातार यही सवाल बना हुआ है कि आखिर युद्ध पर सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा, क्या होगा अंजाम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।